जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 15 अगस्त को हमने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त का ये दिन हम सबका बड़ा पावन पर्व है और पिछले कुछ वर्षों से 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, पर साथ ही 3 टुकड़े भी हो गए। लाखों संतानों के रक्त से भारत माता का आंचल लाल हो गया। लाखों निर्दोष लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। ऐसी भयानक विभीषिका जिसकी कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। जब इसकी बात करते हैं, विभाजन की चर्चा करते हैं, तो बुद्धिजीवी कहते हैं कि बंटवारे के जख्मों को कुरेदना ठीक नहीं है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। पर क्या ये बात सही है? हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई और उसकी भारी कीमत उन्होंने चुकाई, और न सिर्फ उन्होंने बल्कि आने वाली हर पीढ़ी ने वो कीमत चुकाई है। और आज यदि अज्ञानतावश हम भी वही गलती दोहराने लगें, तो क्या फिर से इसके वही गंभीर भयंकर परिणाम नहीं होंगे? तो क्या हमें अपनी गलतियों से, पिछली गलतियों से, चाहे हमारे पूर्वजों से ही क्यों न हुई हो, क्या उनसे सबक नहीं सीखना चाहिए? चर्चिल ने कहा था, Those who do not learn from the history are doomed to repeat it. जो इतिहास से सीखते नहीं, वे उसे दोहराते रहते हैं। तो हमें अपने अतीत से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीखने की ज़रूरत है। और इसलिए आज बात करेंगे 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा दी गई डायरेक्ट एक्शन की कॉल की, जिसके कारण 4 दिनों तक कलकत्ता की सड़कों पर इस तरह इंसानों का लहू बहाया गया, इतनी लाशें बिछाई गईं कि उन्हें उठाने वाले और अंतिम संस्कार करने वाले कम पड़ गए। 4 दिनों में 5000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। ऐसी त्रासदी कि लेनॉर्ड मॉसले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज में डायरेक्ट एक्शन की उस काल के बारे में लिखा। इसने जो किया था वह निर्दोषों की हत्या से अधिक था। इसने आशाओं की भी हत्या की थी। इसने भारत की सूरत और इतिहास का प्रवाह बदल दिया था। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शव चौरंगी चौक के गटर में तब तक सड़ते रहे जब तक भारत में सबसे भरोसेमंद कूड़ा साफ करने वाले गिद्धों ने आकर उन्हें साफ नहीं कर दिया। और प्रत्येक टुकड़े के साथ वे भारत की एकता के सूत्र को भी उठाकर ले गए। तो ऐसी भयानक त्रासदी दोस्तों, जो बंटवारा हुआ 1 साल बाद, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी इस घटना की। 4 दिन में कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ, उसके चित्र इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी फोटोज अवेलेबल हैं। इतने भयानक फोटोज हैं, देखने के लिए भी साहस चाहिए। मैं आपको सिर्फ 3 चित्र दिखाऊंगा, और वो दिखाने से पहले ये बता भी दूं, यदि देखने का साहस ना हो तो स्किप कर लेना और वीडियो में आगे आ जाना। ये पहला चित्र देखिए। कूड़े की ढेर की तरह इंसानी लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं और गिद्ध दावत कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरा फोटो। इतनी लाशें बिछी थी कलकत्ता की सड़कों पर कि उन्हें उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक नहीं ले जाया जा सका। लाशों के ढेर को वहीं गलियों में, वहीं सड़कों पर ऊपर लकड़ी डालकर आग लगा दी गई, और फिर इंसानी मांस के जलने की बदबू कलकत्ता की हवाओं में फैलती रही। और ये तीसरा फोटो देखिए। ये पहले दोनों फोटोओं से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक है। कलकत्ता में उन 4 दिनों में सिर्फ इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत भी मरी थी, संवेदना मरी थी, मानवता मरी थी। दंगे बंद हो गए। कलकत्ता की सड़कों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। चहल पहल शुरू हो गई। ट्राम चलने लगी, पर लाशें अभी भी वहीं सड़कों पर पड़ी हैं।
कौवे, गिद्ध मांस नोच रहे हैं, लाशें सड़ रही हैं और बगल से ट्राम गुजर रही हैं, बगल से लोग गुजर रहे हैं। जानवर की लाश भी सड़क पर पड़ी हो तो उसको भी उठाया जाता है। इतनी लाशें थीं कि इंसान की संवेदना ही मिट गई थी। इंटरनेट पर इनसे भी भयानक फोटोज अवेलेबल हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं है मैं और दिखा सकूं। आप देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप कीजिए द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स 1946 इमेजेस, वो सब फोटो आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं। मैं बात करूंगा उन कारणों की, उन परिस्थितियों की जिनके चलते वो भयंकर त्रासदी हुई थी। और मैं ये बात शुरू करता हूं दिसंबर 1945 से, जब सेंट्रल असेंबली के लिए जनरल इलेक्शंस हुए। दोस्तों, कुल 102 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी अखंड भारत के नाम पर। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कि यदि भारत को एक रखना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। और मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, अगर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को वोट दीजिए। 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड थी, जिन पर कैंडिडेट्स भी केवल मुसलमान हो सकते थे और उनके वोटर भी केवल मुसलमान थे। हिंदू वोट नहीं डाल सकते थे उन 30 सीटों पर। कांग्रेस ने भी मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े किए, मुस्लिम लीग ने भी मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े किए। लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट का जो जहर अंग्रेजों ने कभी बोया था, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने का, और आज मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रही थी, उसका ऐसा असर हुआ कि सारे भारत में वो 30 की 30 सीटें, उन सभी सीटों पर मुसलमानों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। एक भी सीट पर कांग्रेस जीत नहीं सकी। 30 की 30 सीटें भारत के बंटवारे के पक्ष में मुस्लिम लीग को गई। सभी सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। यहां तक कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू का अपना प्रदेश, वहां 6 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। 6 की 6 पर मुस्लिम लीग जीती। पाकिस्तान कहां बना रही थी? मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की बात कर रही थी वो बनना था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि नॉर्थ वेस्ट भारत की इन 4 प्रोविंसेस में, और ईस्ट में बंगाल और आसाम। इन 6 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। पर भारत के दूसरे प्रांतों के मुसलमानों ने भी, जहां पाकिस्तान भी नहीं बनना था, वो भी मुस्लिम लीग के साथ वोट कर गए। और नतीजा क्या हुआ? हौसला बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई जिन्ना की कि और मजबूती के साथ पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान से कम किसी बात पर समझौता ही ना हो। जनरल असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली के लिए जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, इसके कुछ दिन बाद प्रोविंशियल असेंबलीज के भी चुनाव हुए और वहां भी नतीजा यही रहा। और इन हालात में मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक 3 मेंबर का डेलीगेशन, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, भारत भेजा मार्च 1946 में। इसमें थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये भारत आए और भारत के नेताओं से इन्होंने बात की। इनको जो काम दिया गया था वो यही था कि भारत के नेताओं से बात करो और सत्ता हस्तांतरण, पावर किस तरह ट्रांसफर भारत के लोगों को की जा सके, उसका रास्ता निकालो। सब ग्रुप्स, स्टेक होल्डर्स मिलके एक भारत के लिए, जिस अंग्रेज सरकार ने बंटवारे के बीज डाले, दोनों को लड़ाया एक दूसरे के साथ अपने स्वार्थ के लिए, आज वो बात कर रहे थे कि बात करके देखो किसी तरह ये सब इकट्ठे हों और एक भारत की चाबी हम पकड़ा सकें। पर जो जहर वो बो चुके थे, वो खेती इतनी बड़ी हो चुकी थी, अब आसान नहीं था। खैर, कांग्रेस के नेताओं से भी, कैबिनेट मिशन के लोगों ने बात की, मुस्लिम लीग वालों से भी की और भी स्टेक होल्डर से बात की, और कर करा के किसी तरह 16 मई 1946 को उन्होंने अपनी प्लान, जो योजना उन्होंने बनाई थी, उसको अनाउंस किया। जो योजना कैबिनेट मिशन ने भारत के नेताओं के सामने रखी, उसकी प्रमुख बातें थी, नंबर 1
कि सेंटर के पास सिर्फ 3 अधिकार होंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। इनके सिवा केंद्र के पास कोई शक्ति नहीं होगी। और भारत को 3 ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए में वो प्रोविंसेस थी जो हिंदू मेजॉरिटी थे। ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट की वो 4 प्रोविंस जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे, यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ग्रुप सी में नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और आसाम। हालांकि आसाम हिंदू मेजॉरिटी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी। और ये कहा गया कि ये ग्रुप्स अपने ग्रुप्स का संविधान भी बनाएंगे और अपने ग्रुप्स में पढ़ने वाले प्रोविंसेस का संविधान भी बनाएंगे। यानी कि प्रोविंसेस का अलग संविधान, ग्रुप का अलग संविधान और सेंटर का एक अलग संविधान, अलग कॉन्स्टिट्यूशन। आज जैसा भारत है, एक संविधान पूरे देश में लागू हो, उस योजना में ऐसा नहीं था। एक कमजोर सा केंद्र, उसका कमजोर सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर वो ग्रुप्स उधर मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट में प्रोविंस हैं, उन प्रोविंसेस का, उन ग्रुप्स का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो स्वयं बनाएंगे। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का होगा। अब देखिए चिंता की बात क्या है। दिल्ली भारत की राजधानी और उस समय का जो पंजाब था, उसमें आज का हरियाणा भी था। यानी आज का फरीदाबाद, आज का गुरुग्राम, आज का बहादुरगढ़, आज का सोनीपत, ये पंजाब के हिस्से थे। तो दिल्ली की सीमाओं से वो पंजाब लगता जिस पंजाब का संविधान मोहम्मद अली जिन्ना बना रहे होते। तो देश की राजधानी के ठीक सामने। और कैसा संविधान जिन्ना साहब बनाते, वो तो बना नहीं, इसलिए आज क्या कहें उसके बारे में। बहरहाल ये स्कीम दी उन्होंने। और प्रोविंसेस के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको इन ग्रुप्स में जाना होगा। मजबूरी में कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग, वो दोनों एक बार ना चाहते हुए भी हां कर गए कैबिनेट मिशन प्लान को। कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि दोनों तरफ ही अपनी अपनी चिंताएं भी थी। कांग्रेस में यह चिंता थी कि यदि इतना कमजोर सेंटर होगा तो ये देश एक कैसे रह पाएगा, विशेष रूप से उस परिस्थिति में जहां यूं ग्रुप्स बनेंगे और यूं ग्रुप्स का संविधान बनेगा, इतना भयंकर टकराव होगा, ये देश कैसे एक चलेगा। ये कांग्रेस की चिंता थी। और मुस्लिम लीग में लोगों को ये शिकायतें थी कि चुनाव लड़ा आपने पाकिस्तान के नाम पे, आपको वोट मिली पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान से कम आप समझौता कैसे कर रहे हैं। जिन्ना ने समझाया कि देखो ये लगभग पाकिस्तान ही बन गया है, नॉर्थ वेस्ट में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। हम संविधान बनाएंगे इन सभी प्रांतों का और इन ग्रुप्स का, तो ऑलमोस्ट हमारी बात बन गई है और आने वाले दिनों में ये पूर्ण पाकिस्तान भी बन जाएगा। तो ये कह के उन्होंने चुप कराया था। इसके बाद हुआ ये कि 10 जुलाई को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्रकारों से बात कर रहे थे। वो नए नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोबारा। इससे पहले 6 साल तक मौलाना आज़ाद अध्यक्ष रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और चारों तरफ से ये दबाव कांग्रेस पे, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप ऐसे सिस्टम को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जहां इतना कमजोर सेंटर हो और ऐसे ग्रुप्स और उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हों। तो जब इसके बारे में पत्रकारों ने पूछा जवाहरलाल नेहरू से, तो उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने तक ही कमिटेड हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ग्रुप्स की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि हम ग्रुप्स पर एग्री होंगे। तो ग्रुप्स से उन्होंने मना कर दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो जैसी ही ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू की आई, जिन्ना भड़क गए। जिन्ना भड़क गए कि अभी से ऐसे तेवर हैं, आगे जाके क्या होगा। दबाव उधर भी कम नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान से कम समझौता क्यों हो, तो जिन्ना पर दबाव और बढ़ गया। और इसके बाद मुस्लिम लीग की बैठक हुई। 29 जुलाई को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान की अपनी सहमति से पीछे हट गई। उन्होंने अपनी अप्रूवल को रिवोक कर दिया, हटा दिया उससे।
और इसके बाद इतना यही नहीं रुके, अब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी। जिन्ना को शिकायत ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रही थी, लड़ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, तब मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, फौज में भर्तियां कर रहे थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ, अब उन उपकारों का इनाम मिलने का समय आया। अब पाकिस्तान से पीछे इंग्लैंड हट रहा है, ब्रिटेन पीछे हट रहा है। अब कैबिनेट मिशन प्लान की बात हो रही है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी नाराज हो गए। और इसके बाद आग में घी का काम किया उस घटना ने कि जब वायसराय लॉर्ड वावेल ने जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने का निमंत्रण भेज दिया कि आप इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करो, क्योंकि आपने कैबिनेट मिशन प्लान को देखे। भले ही जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट आ गई थी कि वी डू नॉट एक्सेप्ट द ग्रुपिंग्स डिफाइंड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई वाले प्लान को, तो उनको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए इनविटेशन दे दिया गया। इस बात ने आग में घी का काम किया। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी और इसके लिए दिन चुना गया 16 अगस्त 1946। जब इसके बारे में पत्रकारों ने जिन्ना से पूछा कि आपका यह डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम वायलेंट होगा या नॉन वायलेंट, तो जिन्ना कहता है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एथिक्स, यानी मैं आचार नीति पर बात नहीं करूंगा, हिंसक होगा अहिंसक होगा इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। बल्कि जिन्ना तो यहां तक कह गए थे आइदर इंडिया डिवाइडेड और इंडिया डिस्ट्रॉयड, या तो भारत बंटेगा या भारत बर्बाद होगा। यानी अगर पाकिस्तान नहीं बनता है तो भारत को बर्बाद कर देंगे। ऐसी भयंकर भयानक आक्रामक भाषा में जिन्ना बोल रहे थे। और फिर तैयारियां शुरू कर दी गई मुस्लिम लीग द्वारा। और इधर जैसा मैंने कहा है कि वायसराय लॉर्ड वावेल ने नेहरू को इनविटेशन दे दिया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जब ये बात सार्वजनिक हुई कि कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया वायसराय ने, तो बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी, देखिए बंगाल और सिंध इन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकारें थी उन दिनों। सुहरावर्दी ने दिल्ली में घोषणा की कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बंगाल में मैं स्वतंत्र सरकार बनाऊंगा, समानांतर सरकार बनाऊंगा, बंगाल को मैं आजाद कर दूंगा और ऐसे केंद्र से कोई रिश्ता बंगाल का नहीं होगा और ना बंगाल की रेवेन्यू से केंद्र को कुछ देंगे। और फिर पर्चे बंटने शुरू हो गए। मुस्लिम लीग की तरफ से जो पर्चे बांटे जा रहे थे डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी में, दोस्तों बहुत कुछ है वहां पर मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। बंगाल में क्या पर्चे बांटे जा रहे थे? अल्लाह की मेहरबानी से हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ हैं, लेकिन बदकिस्मती से हिंदू और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। हम तेरे नाम पर रमज़ान के इस महीने में जिहाद शुरू कर रहे हैं, हमारी मदद कर, काफिरों के ऊपर हमें कामयाबी दे, हमें हिंदुस्तान में इस्लाम की रियासत कायम करने की और जिहाद के लिए कुर्बान होने की योग्यता दे। एक और नमूना देख लीजिए। तैयार हो जाओ और तलवार उठाओ, मुसलमानों सोचो, तुम आज काफिरों के अधीन क्यों हो? काफिरों से मोहब्बत का अंजाम अच्छा नहीं है। अरे काफिर, अभिमान मत कर और खुश मत हो, तेरा विनाश निकट है। कोलकाता में उस समय सिर्फ 23.59% मुसलमान होते थे, यानी हिंदू मेजॉरिटी का शहर था, वेस्टर्न बंगाल का हिस्सा था। लेकिन तैयारियां उनकी ये थी कि 24 पुलिस स्टेशन थे। उन 24 पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट एक्शन डे से पहले ही सभी महत्वपूर्ण पोस्ट से हिंदुओं को हटा दिया। 22 पुलिस स्टेशन पर मुसलमान एसएचओ थे और बाकी 2 पर एंग्लो इंडियन। तैयारियां शुरू हो गई। 16 अगस्त का दिन आ रहा था। सुहरावर्दी ने 16 अगस्त के दिन को सार्वजनिक छुट्टी डिक्लेयर कर दी। ऐसी घोषणा सिंध के मुख्यमंत्री ने भी की थी, वहां भी मुस्लिम लीग की सरकार थी, लेकिन वहां के गवर्नर इस बात पर तैयार नहीं हुए। लेकिन बंगाल के गवर्नर
सर फ्रेडरिक बरोज ने कोई विरोध नहीं किया। लिहाजा 16 अगस्त को कोलकाता में सार्वजनिक छुट्टी भी कर दी गई। और फिर आए 16 अगस्त का दिन। सुबह सुबह ट्रक्स में, लॉरीज में मुस्लिम लीग के गुंडे कलकत्ता की सड़कों पर उतर गए। हाथों में लाठियां, लोहे की रोड्स, कुल्हाड़ियां, छुरियां, बर्छी, भाले, तलवारें। और ये कोलकाता के रहने वाले ऐसा भी नहीं था। मटिया बुर्ज, हुगली, हावड़ा, 24 परगना आदि जिलों से कोलकाता में आए थे। कत्लेआम शुरू हो गया और चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी खुद पुलिस कंट्रोल रूम में जाके बैठ गया। अब पुलिस कंट्रोल रूम में टेलीफोन आ रहे हैं शहर के इस कोने से उस कोने से, यहां से वहां से, कि यहां दंगे हो रहे हैं, यहां दंगे हो रहे हैं, यहां लूटा जा रहा है, यहां दुकानों में, घरों में आग लगाई जा रही है। और सुहरावर्दी क्या कर रहा था? अगर कॉल आ रही है किसी मुस्लिम एरिया से कि मुस्लिम्स के साथ कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पुलिस को भेज रहा था। जहां हिंदू मारे जा रहे थे नहीं भेज रहा था। वैसे 16 को ज्यादातर हिंदू ही मारे जा रहे थे, बल्कि 17 की दोपहर तक भी ऐसा ही होता रहा। 16 को ही 3 बजे एक बड़ी जनसभा होनी थी मुस्लिम लीग की ओर से शहीद मीनार पर। ये ऑक्टरलॉनी मॉन्यूमेंट उस ज़माने में इस जगह को कहा करते थे। वर्ष 1828 में ये मॉन्यूमेंट बना था डेविड ऑक्टरलॉनी की स्मृति में, और वर्ष 1969 में भारत सरकार ने इसको शहीद मीनार का नाम दिया था, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में। तो वहाँ शहीद मीनार पे वहाँ बड़ी सभा होनी थी। 1 लाख लोग वहाँ मुस्लिम लीग के इकट्ठे हुए थे। और शहीद सुहरावर्दी, नाम हुसैन शहीद सुहरावर्दी नाम था, वो प्रिजाइड कर रहे थे। वहाँ भी बेहद भड़काऊ भाषण दिया। ऐसा कहा जाता है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 24 घंटे मिले हैं पाकिस्तान की स्थापना के लिए। फिर क्या होगा जरा सोच के देखिए। एक फैक्ट्री थी केशोराम कॉटन मिल्स, एक अकेली उस फैक्ट्री में उड़ीसा से आए हुए 500 मजदूरों को मार दिया गया एक जगह पे। और दोस्तों 16 अगस्त के दिन कलकत्ता में ये हो रहा था। और उसी सुबह जवाहरलाल नेहरू मुंबई में जिन्ना के घर पर गए थे, जिन्ना को मनाने कि आप शामिल हो जाइए, जो सरकार इंटरिम गवर्नमेंट हम बना रहे हैं उसमें आप शामिल होइए और इस डायरेक्ट एक्शन डे की जिद छोड़ दीजिए। जिन्ना नहीं मानने वाले थे, नहीं माने। मुंबई में नेहरू का वो प्रयास विफल रहा और कोलकाता की सड़कों पर इंसान काटे जाते रहे, मारे जाते रहे। 17 तारीख को भी ये सब होता रहा। फिर उसके बाद हिंदुओं की तरफ से भी रेजिस्टेंस हुआ और एक व्यक्ति का नाम आता है गोपाल चंद्र मुखर्जी। गोपाल पाठा के नाम से उनको जाना जाता है। थे मुखर्जी, पर उनका फैमिली बिजनेस था, मीट की दुकान थी उनकी। और कुछ जगह जैसा उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो ये भी आता है कि उनके पास भी अपने कुछ एक गैंग था उनका, और उन्होंने फिर हिंदुओं को संगठित किया। और कोलकाता में टैक्सी चलाने वाले ज़्यादातर सिख थे। 16 तारीख को उन जुल्मों का शिकार वो भी हुए थे। तो अब हिंदू और सिख इन्होंने मिलकर रिटेलिएट किया। और गोपाल पाठा, जैसे मैंने कहा, उसकी प्रमुख भूमिका थी वो मोबिलाइज करने में। उसके बाद कहानी पलटने लगी। लेनॉर्ड मॉसले अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज के पेज 37 पर लिखते हैं, इट वॉज ओनली व्हेन द हिंदूज एंड सिख हैड कम आउट इन रिटेलिएशन दैट द चीफ मिनिस्टर हैड कॉल्ड फॉर मिलिट्री एड। 17 तारीख की शाम को मिलिट्री को, आर्मी को, सेना को बुलाया गया। और जैसा लेनॉर्ड मॉसले भी लिख रहे हैं और भी बहुत सारे, वो तो जांच जब हुई वो सारी चीजें सामने आ गई। कैलकाटा के पुलिस कमिश्नर हार्डविक और एक्टिंग आर्मी कमांडर जनरल सर रॉय बुशर और चीफ सेक्रेटरी वॉकर, इन तीनों ने अपने बयान में जांच जो कमीशन बैठा उसके सामने स्वीकार किया कि सुहरावर्दी का एटीट्यूड कंप्लीटली सांप्रदायिक था। इसके बाद खैर आर्मी उतरी। 4 दिन तक वो दंगे चलते रहे, लोग मारे जाते रहे। 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए, गटर लाशों से भर गए थे।
नदी में लाशें तैर रही थी और तैरते तैरते समुद्र तक जा रही थी। और ना हिंदू कम मरे ना मुसलमान। पहले 2 दिन हिंदू मर रहे थे और फिर 2 दिन मुसलमान मरे ज़्यादा। और कुल मिला के जो संख्या थी, एग्जैक्ट नंबर तो आज भी कोई नहीं बता सकता। कितनी लाशें तो नदी के साथ बहती बहती उन गटर से बहती बहती समुद्रों तक पहुंच गई। और कितने जलते घरों में जल के मर गए। हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। पर दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिले थे जहां अपनी जान पर खेलकर किसी हिंदू ने, किसी सिख ने मुसलमान की जान बचाई, उसको शरण दी, उसको छिपाया। और यूं ही अपनी जान पर खेलकर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू की, किसी सिख की जान बचाई। तो ऐसे भी उदाहरण मिले, पर वो बहुत कम थे। जान लेने वाले, निर्दोषों की जान लेने वाले, वो उदाहरण ज़्यादा थे। कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप्स हुए, छोटे छोटे बच्चों को आग में फेंक दिया गया, घर की छतों से फेंक दिया गया। ये एक स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखा रहा हूँ। जीडी खोसला, उन्होंने पुस्तक लिखी स्टर्न रेकनिंग। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जीडी खोसला, उनकी पुस्तक है। उसके मैं स्टेट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये बताते हैं कि सरकारी संस्था द्वारा जो अंतिम संस्कार किया गया 1182 लोग, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम द्वारा किया गया 761 लोग, हिंदू संस्कार समिति द्वारा किया गया 1230 लोग, तो कुल 3173 के तो इन 3 संस्थाओं द्वारा संस्कार किए गए। बाकी जो हुए कोई जानता नहीं, जिनका संस्कार ही नहीं हो सका कोई जानता नहीं, और जो आग में सुता जल गए कोई जानता नहीं। कोलकाता में जो आग लगाई थी मुस्लिम लीग ने, और जैसा मैंने कहा कि बाद के 2 दिनों में तो मरने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे, उसका नतीजा ये हुआ कि ये खबर जब कोलकाता से बाहर पहुंची तो नोआखली में, जहां ज़्यादातर मुसलमान रहते थे, ईस्ट बंगाल में, आज जो बांग्लादेश का हिस्सा है, फिर ये आग वहाँ पहुंची और फिर वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। वहाँ महिलाओं के साथ रेप्स हुए, जबरन धर्म परिवर्तन भी हुए, भयंकर अत्याचार हुए। गांधी जी भी वहाँ गए थे। और जब नोआखली से भागकर, जान बचाकर हिंदू वहाँ से पलायन करके बिहार पहुँचे, तो ये आग बिहार पहुँची और फिर बिहार में वहाँ मुसलमानों के साथ वही हुआ जो नोआखली में हिंदुओं के साथ हुआ था। वहाँ निर्दोष मुसलमान मारे गए। और ये आग बिहार से आगे बढ़ के ये पंजाब में भी पहुंची, देश के दूसरे हिस्सों में पहुंची। और हालत ये हो गई कि जो कांग्रेस एक भारत की बात करती थी, जो महात्मा गांधी कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, सब ने घुटने टेक दिए, सब हिम्मत हार गए, भारत बंट गया। और उस बंटवारे के बाद तो 10 लाख लोग मारे गए। पंजाब में क्या हुआ था दोस्तों? हम हिंदू और मुसलमान होने से पहले मानव नहीं बन सकते क्या? भारतीय नहीं बन सकते क्या? क्या भारत मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं हो सकता? जब मुस्लिम लीग को और जब जिन्ना को लोगों ने वोट दी, 30 की 30 सीट जिता दी, तो ये हिम्मत जिन्ना में आ गई कि कहा कि इंडिया डिवाइडेड और इंडिया डिस्ट्रॉयड। ये नफरत यदि यूं ही बढ़ती रही, ये साजिशें यदि यूं ही आगे बढ़ती रही, तो कल कोई और पैदा होगा, कल कोई और ऐसी ही काल देगा। कल क्या होगा? गौर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और मैंने जो कहा इसको स्वयं वेरीफाई कीजिए। archive.org पर ये सारी किताबें अवेलेबल हैं। मैंने जो रेफ़र की हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई हैं। जय हिंद, जय भारत।